तो देखो हम कर रहे हैं सवाल पार्थिव और प्रिया, 9वां सवाल है टेक्स्ट बुक में। एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज उसके कच्ची तलपट और समायोजन पर से साझेदारों के साझेदारी पेटी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए, है ना। पार्थिव और प्रिया का कच्ची तलपट दिया हुआ है, उसमें से पहले हम जमा बाकी पढ़ेंगे। जमा बाकी में लिखा है पूंजी खाता, पार्थिव और प्रिया, बिक्री दिया है, देनदार दिया है, सॉरी देवू दिया, देवू लखे मतलब देना दिया है, मतलब वो होगा लेनदार, है ना। फिर दिया है मतलब नमूने के रूप में दिया माल। उसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर उधर बाकी देख लेते हैं। उधर शेष में आहरण दिया है ना। मतलब खरीदी की शुद्ध लागत दी है, माल स्टॉक दिया है, लेना दिया है, मजूरी और वेतन दिया है, व्यापार खर्च दिया है, मकान दिया है, फर्नीचर फिटिंग्स दिया है, ऑफिस साधन दिया है, पैकिंग और सामग्री स्टॉक दिया है, और रोकड़ शेष दिया है ना। ચોખ્ખી खरीदी चोख्खी पड़तर मतलब खरीदी की शुद्ध लागत मतलब व्यवस्थित खरीदी, वो नोंद में लिखा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दिया है समायोजन। उसमें पहले दिया है पूंजी पर 8% और आहरण पर 12% के दर पे ब्याज देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चालू खाता है नहीं तो चालू खाते की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर है। चलो तो डायरेक्ट पूंजी खाते में ही सब कुछ करेंगे, चालू खाते की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चालू पूंजी खाता में यहाँ पे कितने साझेदार है, 2 ही साझेदार है ना। तो 2 ही साझेदार है तो पहले तो क्या होगा, विवरण, पहले तो उधार और जमा, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा विवरण और यहाँ पे किसका नाम है, पार्थिव और प्रिया, ठीक है। ओके, पार्थिव और प्रिया। उसके बाद वापस आएगा उधर जमा बाजू का विवरण, फिर पार्थिव और प्रिया, ठीक है। चलो तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलो अभी यहाँ पे भी हमें 2 लाइन मतलब बीच वाली लाइन की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे भी बीच वाली लाइन की आवश्यकता नहीं है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, चलो ये हो गया पूंजी खाता। अब पूंजी खाते में सर्वप्रथम हम लिखेंगे शेष आके लाए, कितना लाए पार्थिव और प्रिया। जमा शेष में देखो 24,000 और 16,000, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा एक मिनट 24,000 और 16,000 है। इंग्लिश में ले लेता हूँ नंबर को, ठीक है। चलो ये वापस इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, ये अभी नहीं होगा, ठीक है। दोनों को फॉर्मेट अकाउंटिंग ये ले लेता हूँ, अब हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, हाँ उसके बाद उसके ऊपर हमें ब्याज गिनना है। पूंजी पर 8% ब्याज गिनना है। तो पूंजी यहाँ पे 24,000 है, उसका 8% ब्याज कितना होगा, पूंजी 24,000 का 8% ब्याज कितना होगा, गिन के बताओ। 1,920। अच्छा, 24,000 का 8% कितना हुआ, 1,920। 1,920 वो धंधे के लिए क्या है, धंधे के लिए क्या है, नुकसान है। तो धंधे के लिए नुकसान है, मालिक को चुकाना पड़ेगा। पूंजी मालिक ने जो पूंजी धंधे में लाए हैं उसका ब्याज मालिक को देना पड़ेगा, है ना। तो पूंजी पे ब्याज किसका देना है, पार्थिव और प्रिया को, पार्थिव और प्रिया, है ना। एक पार्थिव का कितना हुआ 1,920 और प्रिया का कितना होगा,
प्रिया का 16,000 था, 16,000 पे 8% कितना होता है? 16 1280, 1,280। ठीक है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ, फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी ये पूंजी खाता तो अलग ही होगा ना, पूंजी खाता अलग होगा, ये पूंजी पर ब्याज है, लाभानी वितरण खाते में आएगा ना। पूंजी पर ब्याज कहाँ पे आएगा? बोलो बोलो, पूंजी पे ब्याज कहाँ पे आएगा? लाभानी वितरण में आएगा ना। अच्छा, अभी लाभानी वितरण में ये जो लिखा है उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे होगी? पूंजी खाते में होगी। 1920 और 1280, 1920 और 1280, यहाँ पे पार्थिव में 1920 और 1280। ठीक है, ये क्या है? पूंजी खाता, पूंजी पर ब्याज। 11वीं में 3 बनाते थे ना, 12वीं में कितना बनाएंगे? 12वीं में 2 खाते अलग बनाएंगे, एक पूंजी खाता अलग बनाएंगे और लाभानी वितरण खाता अलग बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने मतलब उदाहरण वाले चैप्टर में नहीं थे ना तुम, इसलिए ये 2 खाली व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा 3 बनाते थे। लेकिन जो आर्थिक चिट्ठा में इस साइड हम पूंजी लिखते थे ना साझेदार मालिक की, हाँ वही पूंजी खाता, उसके उसको अलग से निकाल के पूंजी खाता बना दिया ताकि हमको यहाँ पे लंबा लंबा ना लिखना पड़े जमा से इसमें। ठीक है, चलो तो एक्चुअली ये हमारा पूंजी खाते में जो जमा साइड है ना, वो हमारा एक प्रकार का दायित्व है ना, क्योंकि ये दायित्व हमने मालिक को चुकाया नहीं है, पूंजी पे ब्याज अभी तक हमने उसको चुकाया नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा। इसी तरह जो उधार शेष है ना, एक प्रकार का हमारा संपत्ति या लेना है। ठीक है, ठीक है, हाँ तो ये भी संपत्ति लेना है। ये संपत्ति लेना और यहाँ पे पूंजी दायित्व होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो उसके बाद क्या दिया है? उपाड़ पर मतलब आहरण पर 12% ब्याज गिनना है। तो आहरण कितना है? तो आहरण लिख देते हैं हम पहले। तो पूंजी खाते में उधार बाजू आहरण लिखना होता है। तो आहरण कितना दिया है पार्थिव और प्रिया का? 4800 और 3200। आहरण 4800 और 3200। ये भी हिंदी में, इसको भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा, ये आहरण पर भी तो ब्याज गिनना होता है। तो आहरण जो मालिक ने किया है तो उसका पैसा, उसका ब्याज हमें लेना है, हमें मतलब धंधे को लेना है। तो धंधा उसके पास ब्याज लेगी, तो धंधे के लिए क्या होगा? फायदा कि नुकसान? धंधे के लिए क्या होगा? फायदा होगा। फायदा होगा तो जमा बाजू लिखेंगे कि उधार बाजू लिखेंगे? जमा बाजू लिखेंगे। कितना आहरण गिनना है? 12% गिनना है। लेकिन यहाँ पे आहरण कैसे किया है वो भी दिया है, तारीख भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आहरण पे ब्याज गिनना पड़ेगा, है ना। पार्थिव ने हर मास के अंत में 400 का आहरण किया है। हर मास के अंत में आहरण किया है पार्थिव ने, तो उसके ऊपर किस हिसाब से ब्याज गिना जाएगा? हर मास के अंत में गिना है तो क्या करना है? तो 12% तो करना है ना। लेकिन हर मास के अंत में करना है तो पहले इसका 1 महीने का कितना होगा वो गिन लो। 4800 का 1 महीने का, ये तो साल का है, 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना होगा? 4800 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना होगा? भागा 12 कर दो, 400 रुपया होगा आहरण। आहरण कितना होगा? 400 रुपया महीने का होगा। ठीक है, अभी ये 400 रुपया जो महीने का होगा आहरण, वो 1 महीने का है। लेकिन हर महीने के अंत में जब वो आहरण करेगा तो उसके ऊपर पहले महीने पर 11 महीने का, दूसरे महीने पर 10 महीने का, तीसरे आहरण पर 9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, इस प्रकार हम ब्याज गिनेंगे। तो कितना होगा? 11 से लेके 1 तक का टोटल कितना होगा? 11 से लेके 1 तक का टोटल कितना होगा? 66 महीने का ब्याज गिनेंगे, है ना। तो 400 रुपये का 12% करो पहले, कितना ब्याज होता है 1 महीने का? 400 रुपये का 12% करो, 48 रुपया, है ना। लेकिन उसको 66 महीने का गिनना है, तो गुणा 66/12 करो, गुणा 66/12 करो। मैं क्या कर रहा हूँ? 400 गुणा
कितना किया 8%, 8% गुणा 66 भागा 12 कितना आया 176। 264 सर आया। हाँ तो 12% किया ना, 8% किया मैंने, सॉरी 12% आएगा, है ना। तो 264, तो 264 ब्याज होगा। तो हम तो क्या करना है, धंधे को लेना है, उसके पास लेना है तो फ़ायदा होता है, जमा बाजू लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज। एक लाइन छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आहरण पर ब्याज कितना होगा। आहरण पर ब्याज पहले पार्थिव का कितना हुआ, पार्थिव का 264 रुपया हुआ। क्लियर। 264 कैसे हुआ, मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया था। सबको समझ में आया, जिसको भी समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि टोटल आहरण कितना किया, टोटल आहरण कितना किया, नहीं टोटल आहरण कितना लिखा है, 4800 लिखा है। ये 4800 जो है वो तो 12 महीने का आहरण है ना। तो एक महीने का कितना होगा, 400 होगा, दूसरे महीने का 400, तीसरे महीने का 400, चौथे महीने का 400, पाँचवें महीने का 400, छठे महीने का 400, सातवें महीने का 400, आठवें महीने का 400, नौवें महीने का 400, 10वें महीने का 400, 11वें महीने का 400, 12वें महीने का 400, है ना। तो ये आहरण जो हुआ उसके ऊपर कितने, पहले महीने पर जो आहरण किया अंत में किया, तो अंत में आहरण किया तो उसने कितना महीना यूज़ किया वो पैसा, 11 महीना यूज़ किया कि 12 महीना। पहले महीने 12 महीना नहीं आएगा, पहले महीने के एंड में किया है आहरण, तो पहला महीना तो नहीं गिना जाएगा ना, बाकी के 11 महीना गिना जाएगा। तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। याद आया कुछ। और आखिरी महीने में आखिरी तारीख को आहरण किया तो उसके ऊपर तो ब्याज ही नहीं गिना जाएगा, है ना। तो टोटल कितने महीने का ब्याज गिना जाएगा, 11 महीने का। लेकिन टोटल सबका टोटल मार दे तो, क्योंकि पहले 400 पर 11 महीने का, दूसरे 400 पर 10 महीने का, तीसरे 400 पर 9 महीने का, टोटल 66 महीने का गिना जाएगा 400 के ऊपर, है ना। तो कैसे करेंगे, आई बराबर पी आर एन बटे 100, आई बराबर पी कितना है 400, है ना, गुणा आर कितना है 12%, गुणा एन कितना है 66, लेकिन महीना है इसलिए बटे में 12 करना पड़ेगा और बटे में 100 भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 100 ना करना पड़े इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो 100 आया 400 26,400 आया ना, है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12/100 तो 264 आ गया। क्लियर हो रहा है, ओके। चलो उसके बाद क्या दिया है आगे, प्रिया ने कब आहरण किया, 1/10/2016 को, तो आहरण प्रिया का कितना है 3,200, 3,200 का पहले 12% करो, कितना आ रहा है 3,200 का 12% कितना आ रहा है 3,200, 384। लेकिन वो तो 384 तो पूरे साल का मतलब 12 महीने का है। यहाँ पे आहरण 1/10 को किया है, तो 10वां 11वां 12वां, 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा 6 महीने का ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि उसने 6 महीने ये पैसा यूज़ किया है ना। तो 6 महीने का गिनने के लिए क्या करेंगे, 384 जो आपका आंसर आया उसको गुणा 6/12 करो, उसका गुणा 6/12 करो, 192। हाँ सर। 192, 192, ठीक है। चलो अभी इन दोनों का टोटल बाहर लिख दें। क्लियर, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूँ। क्लियर। चलो ये आहरण पे ब्याज हमें उससे पास लेना है, क्या हमको मिला, अभी तक मिला नहीं है, तो लेना साइड लिखना पड़ेगा। तो संपत्ति लेना साइड मतलब यहाँ पे पूंजी खाते में लिखना है क्योंकि साझेदार का है ना। तो संपत्ति लेना उधार साइड आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आहरण पर कितना है, पहले का 264 और 192, 264 और 192, ठीक है।
इतना समझ में आया सबको? चलो पहला समायोजन खत्म हुआ। हाँ हो गया। चलो दूसरा समायोजन देखें। 10,000 की उधार बिक्री की नोंद करना बाकी है तथा मार्च 2017 की बिक्री नोंद का योग गलती से 2000 अधिक गिना है। तो देखो बिक्री का पॉइंट है, मतलब व्यापार खाते में आएगा और देनदार में आएगा। चलो व्यापार खाते में यहाँ पे उधार बाजू होता है, वो ऊपर लिख देता हूँ मैं। अच्छा ऊपर लिखने की जगह नहीं छोड़ी है, कोई बात नहीं, है ना। उधार बाजू होता है ना, यहाँ पे रकम लिख उधार, और ये जमा बाजू होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है विवरण, रकम, विवरण, रकम, ठीक है। चलो विवरण में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आता है, प्रारंभिक स्टॉक आता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खरीदी आती है, थोड़ा थोड़ा आपको बैठा लिख ही देना है। खरीदी में से हम क्या करेंगे, खरीद वापसी माइनस करेंगे, ठीक है। चलो इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, बिक्री आएगा। फिर क्या करेंगे उसमें से बिक्री वापसी, ठीक है। चलो इतना तो हो जाएगा, है ना। चलो हम देख लेते हैं इसमें क्या 10,000 का उधार बिक्री की नोंद करनी बाकी है। तो नोंद करनी बाकी है तो और अलग से प्लस करके लिख दें, उधार बिक्री लिख सकते हैं। अच्छा तो कितना आएगा, कितना करेंगे, 10,000 का नोंद करना बाकी है, तो यहाँ पे 10,000 लिख दो। यहाँ पे तो क्या है कि वो प्लस माइनस का निशानी है ना, उसको वो अलग से ध्यान में लेते हैं इसलिए। ओके चलो 10,000 लिख दिया मैंने। चलो वो बाद में प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा क्या बोला है, 2017 की बिक्री नोंद का योग गलती से 2000 अधिक गिना है। चलो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, 2000, चलो उधार बिक्री की नोंद करना बाकी था वो तो हमने कर दिया, एक एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, देनदार में होगी। कहाँ पे होगी, देनदार में। जबकि देनदार कहाँ पे होता है, चालू संपत्ति में होता है ना। तो पहले दूसरी एंट्री कर दे, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में पहले क्या लिखूँ, देनदार। देनदार कितना दिया है देखो, देनदार मतलब हमारा लेना मतलब हमारा दिया है, लेना दिया है ना 48,000 दिया है उधर बाजू, देखो 48,000 दिया है। अब वो 48,000 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देनदार में क्या होगा, 10,000 का उधार बिक्री की नोंद करनी बाकी है, उधार बिक्री वो नोंद करनी बाकी है। तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, उधार बिक्री से देनदार बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे, तो प्लस 10,000 कर दो, ठीक है। चलो तो आंसर, तो इन दोनों का प्लस करने पर कितना आता है, इनर कॉलम में लिखूंगा अभी 58,000 आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे अभी ये बताओ कि दूसरा पॉइंट इसमें जो दिया है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि 2017 की बिक्री नोंद का योग, बिक्री वही का योग गलती से 2000 अधिक गिना है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो देखो ये योग वाला मैंने आपको समझाया था भूल सुधार वाले रोजनाम मतलब समायोजन में, है ना, 11th में, कि जब योग प्लस माइनस होता है तो कहाँ पे हो रहा है, वही में हो रहा है कि खाते में हो रहा है। यहाँ पे बिक्री वही का योग गलती से 2000 अधिक गिना है, तो बिक्री वही का योग गिना है, तो बिक्री वही का योग गिनने से देनदार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली बिक्री में फर्क पड़ेगा। तो 2000 अधिक गिना है तो उसको खाली 2000 माइनस एक ही एंट्री करना है। यहाँ पे क्या करना है, हाँ गलती से ज़्यादा, गलती से अधिक गिना, कितना 2000, तो अधिक गिना है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस करके बाहर लिखेंगे, तो बाहर लिखेंगे बाद में, पहला तो होना चाहिए हमारे पास, बिक्री तो होनी चाहिए, वो बाद में देखेंगे। तो हमें माइनस करना है, इतना पता चल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी एक अंडरलाइन कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप हमको पता चलेगा वहाँ पे बाकी है। चलो उसके बाद क्या करना है, तो उसकी एक ही एंट्री होगी, याद रखिएगा। दो दो एंट्री नहीं होगी, हर एक समायोजन की 2 एंट्री होती है, ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। चलो 2000 વધારાની ગાલખાદ માંડીવાળોને 5% ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો, है ना। वो लास्ट में करना है, ये टॉपिक हमेशा लास्ट में करना है, सभी समायोजन खत्म हो जाने के बाद। चलो तो तीसरा हमें अधूरा रखा है अभी। चौथा 4000 का फिटिंग्स मतलब फर्नीचर का ही एक भाग होता है। नकामू થઈ ગયો છે, मतलब क्या बेकार हो गया है, जिसकी हाँ जिसकी वही में नोंद करनी बाकी है। 4000 का फिटिंग्स बेकार हो गया है, तो फिटिंग्स या फर्नीचर कुछ भी लिखा होगा, संपत्ति लेना में, स्थिर संपत्ति में, स्थायी संपत्ति में। स्थायी संपत्ति में क्या है, देखो फर्नीचर फिटिंग्स दिया है, फर्नीचर फिटिंग्स कितना है, फर्नीचर फिटिंग्स 10,000 दिया है, उसमें से कितना खराब हो गया है, 4000 का खराब हो गया है। तो उसको क्या करें, माइनस या प्लस, माइनस माइनस कर देते। तो -4 कितना करे, 4000, है ना। तो आंसर इनर कॉलम में लिखे कि बाहर लिखे, बाहर घिसाई गिनना बाकी होगा तो पहले पढ़ लेते हैं। घिसाई पहले पहले पढ़ लेते हैं, घिसाई का पॉइंट, कोई पॉइंट है, तो घिसाई का कोई पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने ये माइनस करके लिखना है, ओके। चलो तो ये इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, बेकार हो गया तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो कहाँ पे लिखेंगे, लाभानी खाते के उधर बाजू, लाभ बेकार हुआ फिटिंग्स, बेकार हुआ फिटिंग्स कितने का, 4000, ठीक है। चलो उसके बाद एक ग्राहक ने माल पूरो પાડવાનો કરાર પૂરો नहीं કરી શકવા બદલ કોર્ટે 4000 ચૂકવવાનો દાવો મંજૂર કર્યો છે। एक ग्राहक को हमने माल टाइम पे नहीं पहुंचाया तो उसको हुआ नुकसान, उसको नुकसान हुआ, मतलब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा कि उसको तो नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करेगा, केस करेगा, और केस किया तो कोर्ट वाले ने हमको बोला कि आपको 4000 रुपया देना पड़ेगा, है ना। तो हमारे लिए 4000 दायित्व हो गया और हमारे लिए नुकसान भी तो हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दावा ही लिख देते, कोर्ट का दावा, कोर्ट का दावा कितना, 4000, ठीक है। चलो इसकी दूसरी एंट्री क्या होगा, हमारा लिए दायित्व हो गया, तो पूंजी दायित्व में थोड़ा जगह छोड़ के दायित्व लिखते हैं। दायित्व 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो एक टॉपिक लिखेंगे अनामत और आधिक्य, उसके बाद नीचे थोड़ी जगह छोड़ के लिखता हूँ मैं दीर्घकालीन दायित्व या फिर बिन चालू दायित्व, थोड़ी जगह छोड़ के लिखता हूँ चालू दायित्व। हमें ये देखना है कि ये जो पैसा चुकाना है हमें 4000 कोर्ट का दावा कब चुकाना है, 1 साल के भीतर चुकाना पड़ेगा कि 1 साल से ज़्यादा समय के बाद, 1 साल के भीतर चुकाना पड़ेगा, तो चालू दायित्व में लिखेंगे, है ना। कोर्ट का दावा, कोर्ट का दावा कितने का है, 4000 का, वो लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, चुकानी बाकी मजदूरी मतलब चुकाना बाकी मजदूरी का 2000 मजदूरी खाते लिखा है, किंतु चुकानी बाकी मजदूरी खाता कच्ची तलपट में लिखना रह गया है। मजदूरी खाते तो हमने लिख दिया, लेकिन कच्ची तलपट में लिखना रह गया है। ये क्या हुआ, बोलो इसकी क्या एंट्री होगी, क्या करेंगे, इसकी क्या एंट्री होगी, चुकानी बाक उसमें से हम ये जो समायोजन क्रिया है मजदूरी वो माइनस करेंगे। व्यापार खाते में माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि सर हमें उधार बाकी में ये चक्कर में मतलब सहज मजदूरी दी है, वो तो 2000 काट सकते हैं।
अच्छा, कच्ची तलपट में मजदूरी पगार दिया है वेतन, तो वहाँ पे लिख देता हूँ कच्ची तलपट में पहले मजदूरी शब्द दिया है तो हम व्यापार खाते में लिखेंगे मजदूरी वेतन, है ना। कितना है, इनर कॉलम में लिखता हूँ 10,000। चलो अभी इसमें से मैं माइनस कर दूँ, है ना। चुकाना बाकी मजदूरी, कितना, 2,000। 2,000। चलो ये आपका बात एकदम सही है ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे। कैसे? दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे इसकी 2,000 की। चुकाना बाकी तो हमारा दायित्व हुआ। दायित्व हुआ, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि चुकाना बाकी मजदूरी का 2,000 मजदूरी खाते लिखा हुआ है। चुकाना बाकी है वो मजदूरी में लिख ही दिया है ऑलरेडी, है ना। इसलिए उसको आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिखेंगे, इसकी एक एंट्री है। देखो एक तो ये 2,000 योग गलती से लिखा, उसकी एक एंट्री हुई थी, है ना, जो कि हमारी उधार एंट्री थी, है ना। जमा बाजू माइनस मतलब उधार एंट्री थी। उसके सामने ये 2,000 के एंट्री जो है उधार बाजू माइनस मतलब जमा एंट्री है। तो ये 2,000 आमने सामने कट जाएंगे, इसलिए उसका उचित खाता या उपलब्ध खाता या सस्पेंस अकाउंट बनेगा नहीं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को मात दे देंगे, मतलब एक दूसरे को एंट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए दूसरी एंट्री इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी दूसरी एंट्री में हम उचित खाता बनाते तो वो उचित खाता इसकी दूसरी एंट्री से ख़त्म हो जाता, ठीक है। नहीं तो दो एंट्री होनी चाहिए, समायोजन कोई भी हो 2 एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी ये 2,000 की दूसरी एंट्री यहाँ पे करता कहीं पे उचित खाता बना के, तो ये 2,000 की भी उचित एंट्री बनानी पड़ती और वो दोनों एक दूसरे को काट देता, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो समायोजन में एक बाकी रखा था हमने, वो बाकी सब खत्म हो गया, तो वो अभी खत्म कर देते। 2,000 વધારાની ગાલખાદ માંડીવાળો અને 5% ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો। ડૂબાતૃણ અનામત, है ना, तो डूबातृण माइनस करें, डूबत ऋण डिबेट ऋण कितना है 2,000, वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नहीं अभी नहीं, वो तो बाद में। पहले तो ये मूल 2,000 रकम तो बात करनी है, अभी उसका डूबतृण अनामत जो है ना, उसको माइनस करना है ना। वो कितना प्रतिशत बोला है, 5%। तो 56,000 का 5% कितना होता है 280 या 2,800, 2,800। तो वो अच्छा, अभी कोई इसमें देनदार बट्टा अनामत नहीं दिया है तो इसको डायरेक्ट बाहर लिख दें, ये इसमें से ये माइनस कर दें, ठीक है। इतना हुआ। चलो आगे बढ़े। इसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते में होती है, वो भी हम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले क्या आएगा, डूबत ऋण, उसके बाद क्या आएगा, वापस डूबत ऋण, उसके बाद क्या आएगा, डूबत ऋण अनामत, उसके बाद एक लाइन छोड़ के वापस क्या आएगा, डूबत ऋण, है ना। चलो इसमें क्या करना है, प्लस माइनस में क्या करना है, तो पहले वाले में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या करना है, चलो अभी यहाँ पे कौन सी एंट्री रखे, तो पहले हमने जो अभी ढूंढा ना वो एंट्री पहले बीच में लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे, प्लस वाले में लिख दिया। अभी कच्ची तलपट में देख के लिखते हैं। डूबतृण दिया है कुछ, कहीं पे गालखाद डूबतृण दिया है, कुछ नहीं दिया ना। अच्छा, डूबतृण अनामत दिया है, वो भी नहीं दिया, वेरी नाइस। अच्छा तो ये हो गया 0, है ना।
तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल करें, ये प्लस ये ऊपर वाला ज़ीरो है ना, उसमें से ये हो गया ज़ीरो, इसको माइनस करके बाहर लिखें। 4800 में से ये वाला माइनस करते हैं तो 4800 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ, समायोजन तो सब हो गए। अभी हमें क्या करना है, कच्ची तलपट में देखना है कि कोई कोष्टक दिया है या तारीख दिया है या ऐसा कुछ दिया है, प्रतिशत दिया है, तो उसको ज़रा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई कोष्टक, कोई तारीख, कोई प्रतिशत नहीं दिख रहा है। एक चीज़ दिख रहा है, माल स्टॉक, तो वो तो 31/3/2017 का है, मतलब अंतिम स्टॉक दिया है। अंतिम स्टॉक समायोजन में नहीं दिया है, इसमें दिया है। तो इसमें दिया है तो इसकी क्या एंट्री होगी, कच्ची तलपट में तो एक ही एंट्री होगी। तो एक ही एंट्री कहाँ पे होती है, व्यापार खाते में नहीं होती है ना, तो आर्थिक चिट्ठे में होती है अंतिम स्टॉक। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, किसी को भी डाउट हो तो बोल दीजिएगा। कितना है, 28,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है लेना। ओके, तो सब खत्म हो गया। अभी 1 बाय 1 सबको करते जाएं। तो पहले जमा से स्टार्ट करता हूँ मैं। पार्थिव और प्रिया हो गया। बिक्री दिया है 2 लाख, तो बिक्री लिख देते हैं 2 लाख, है ना। चलो वहाँ पे कम जगह बता रहा है, हाँ। चलो उसके बाद क्या है, देना। देना मतलब लेनदार। लेनदार कहाँ पे आएगा, चालू दायित्व में। लेनदार कितना है, 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, नमूना के रूप में दिया माल। नमूने के रूप में दिया माल कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में खरीदी में से माइनस। व्यापार खाते में खरीदी में से माइनस, है ना। तो इसको थोड़ा नीचे जाने देता हूँ। यहाँ पे व्यापार खाते में खरीदी में से माइनस करना है, तो खरीद वापसी माइनस होने के बाद खरीद वापसी माइनस होने के बाद एक लाइन छोड़ देता हूँ। उसके बाद माइनस करता हूँ मैं। क्या करना है, नमूने के रूप में दिया माल। कितना माल दिया हमने नमूने के रूप में, इतना माल धंधे में से कम होगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा ना। ओके, उसके बाद दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखेंगे, चालू दायित्व में। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 14,000। क्लियर। चलो उसके बाद हर एक चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए। कुछ भी हम लिखे उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। आहरण तो हो गया। खरीदी की शुद्ध लागत दी है। खरीदी की शुद्ध लागत मतलब क्या है, खरीदी की शुद्ध लागत क्या होती है कि हमें यहाँ पे ना तो प्रारंभिक स्टॉक, मतलब प्रारंभिक स्टॉक कुछ नहीं है, खरीद वापसी भी कुछ नहीं है, ये सब मिला के हो गया खरीदी की शुद्ध लागत, है ना, यानी व्यवस्थित खरीदी। तो कितना दिया है, 1,06,000। 1,06,000, है ना। लेकिन उसमें से नमूने के रूप में दिया माल वो गिनना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,06,000, है ना। एक्चुअली यहाँ पे ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो था प्रारंभिक स्टॉक, तो ये 1,06,000 आएगा। ये क्या है, वापसी है ना, ये तो ज़ीरो आएगा। ये 1,06,000। ओके, अरे 10 लाख कैसे हो गया। तो ये 1,06,000 में से नमूने के रूप में दिया माल माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 1,04,000। चलो, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, चलो इसको बोलते हैं खरीदी की शुद्ध लागत। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, माल स्टॉक वो तो हमने लिख दिया। अंतिम स्टॉक लेना मतलब वो भी लिख दिया शायद हमने, देनदार। मजदूरी से वेतन लिख दिया। व्यापार खर्च कहाँ पे लिखेंगे, लाभानी खाते में। व्यापार करने का खर्च है ये, व्यापार खर्च मतलब व्यापार खाते का खर्च नहीं, व्यापार करने का खर्च है, मतलब व्यापार खर्च। व्यापार खर्च कितना है, 16,000।
उसके बाद क्या है, मकान। मकान कहाँ पे लिखेंगे, स्थायी संपत्ति में लिखें। हाँ, कोई इसमें घिसाई का बोला नहीं है, तो 50,000 लिख दें। उसके बाद क्या है, फर्नीचर फिटिंग्स हो गया। ऑफिस साधन, ऑफिस के साधन कहाँ पे आएंगे, वो भी वहीं पे आएंगे। ऑफिस के साधन कितने हैं, 4,000। ठीक है। उसके बाद क्या है, पैकिंग सामग्री स्टॉक। पैकिंग सामग्री स्टॉक वो आएगा, चालू संपत्ति में जो स्टॉक होता है ना उसके जैसा ही होता है ना। तो पैकिंग सामग्री स्टॉक, पैकिंग सामग्री स्टॉक कितना है, 4,000। उसके बाद क्या दिया है, रोकड़ शेष। रोकड़ शेष भी वहीं पे आएगी। कितना है रोकड़ शेष, 2,000। हो गया, सवाल ख़त्म। सवाल ख़त्म होने के बाद हमें 1 बाय 1 देखते जाना है ना। तो पहले तो कोई भी एंट्री ऐसे बाहर लिखनी बाकी है तो वो लिख देंगे। ये 2 लाख है तो बिक्री वापसी यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको बाहर माइनस करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख माइनस ये वाला बिक्री वापसी 0, मतलब 2 लाख। अभी इसमें से ये माइनस करेंगे, प्लस करना है ना। ओके, तो आगे प्लस हमने लिखा था तो प्लस कर देते हैं। फिर ये इसमें ये माइनस करना है तो बराबर करके बाहर लिख देंगे इसको माइनस करके। ठीक है, तो ये रकम आपको आ गई। चलो अभी इसका टोटल करेंगे। टोटल का मैं यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ। चलो, तो इसका टोटल दोनों साइड करना है, जो हम पे ज़्यादा हो उस हिसाब से हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे टोटल में इस साइड का ही ज़्यादा लग रहा है मुझे। इन सब का टोटल साइड का ज़्यादा है। जमा साइड का ही ज़्यादा है। ये क्या हो रहा है, नहीं हुआ। चुकानी बाकी मजदूरी है तो हम उसको क्या गिनते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, मुझे बताओ। बाकी होता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस। प्लस करते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस क्यों किया, आया समझ में, मेरी गलती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा भी है वही है सर स्क्रीन में दिख रही। एक्चुअली। एक मिनट। चलो, तो चुकाना बाकी मजदूर, यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी गुजराती में लिखा है चुकाववानी बाकी मजूरीना 2,000 मजूरी खाते नोंध्या है ना। तो मजूरी खाते में तो चुकानी बाकी मजदूरी उन्होंने ऑलरेडी प्लस कर दिया है, ऐसा लिखा है। चुकाना बाकी मजदूरी मजदूरी खाते लिखा है, मतलब उसने ऑलरेडी प्लस कर दिया, मतलब ये ऑलरेडी 8,000 था और उन्होंने प्लस करके 10,000 दिया है। आया समझ में। इसलिए 2,000 की एंट्री अगर करनी भी है तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, है ना। तो मजदूरी वेतन हमको जो दिया है 10,000 दिया हुआ है, उसके अंदर चुकानी बाकी मजदूरी का भी लिख दिया है। आया समझ में। है ना। तो एक्चुअली हम डायरेक्ट 10,000 बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे नहीं हुई है वो बताता हूँ मैं। माइनस वाली एंट्री नहीं हुई है ना। तो 2,000 की जो एंट्री हुई है चुकाना बाकी मजदूरी, है ना। तो परंतु चुकानी बाकी मजदूरी खाता, मैं यहाँ पे गलती किया हूँ, चुकाना बाकी मजदूरी खाता लिखना रह गया, ऐसा लिखा है, कच्चा सर्वे में नोंधवानु रह गया। तो चुकाना बाकी मजदूरी खाता लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो चुकाना बाकी मजदूरी हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा चुकाना बाकी मजदूरी, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2,000 आएगा। हाँ, लेकिन 2,000 की एंट्री तो एक ही हुई है यहाँ पे मजदूरी की, चुकानी बाकी मजदूरी की। यहाँ पे तो 10,000 हमने डायरेक्ट ही लिखा है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने 2 प्लस करके बताया है ना। लेकिन तो हमें तो 10,000 जो कच्ची तलपट में वही लिखना है बाहर, ये तो मैंने उसको 2 भाग करके आपको बताया। 2 एंट्री में चुकानी बाकी मजदूरी की एक ही हुई है यहाँ पे, ये वाली, ये एंट्री हुई नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग करके दिया है कि इसके अंदर ऑलरेडी 2,000 एंटर हो चुका है इस 10,000 के अंदर। एक्चुअली था 8,000,
चुकाया 8,000 है और चुकाना बाकी 2,000 है, टोटल मिला के 10,000 की एंट्री हो चुकी है, ऐसा बुक में लिखा है सवाल में। ठीक है, क्लियर। चलो अभी आपको देखो यहाँ पे भी मैं ये ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे डिफरेंस मिलेगा, तो इसमें क्या करना है मुझे, इसमें से इन सब का टोटल माइनस करना है। नौ हजार 400 सॉरी 94,000 94,000। हो गया 94,000। इसको क्या बोलेंगे, सकल सकल लाभ, है ना। कहाँ पे ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, लाभानी खाते ले गए। हाँ सर। चलो तो ये 94,000 सकल लाभ जो है उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे होगी, लाभानी खाते की जमा बाजू होगी। ठीक है, ओके। तो ये सकल लाभ आ गया, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, व्यापार खाते से, है ना। चलो अभी इसका टोटल करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 94,000 ही आएगा, यहाँ पे भी 94,000 आएगा। चलो अभी यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, 65,200, यहाँ पे 65,200, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ, है ना। उस कहाँ से मतलब कहाँ पे ले जाएंगे इसको, लाभानी वितरण खाते। ठीक है, चलो इसको लाभानी वितरण खाते ले जाएंगे, तो शुद्ध लाभ को लिख दो। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ी थी ना, हाँ। कहाँ से लाए इसको, लाभानी खाते से लाए, तो वो भी लिख देंगे। चलो अभी यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 65,656, और यहाँ पे क्या लाएंगे, 65,656, वही आ रहा है ना। मेरी गलती हो तो बताओ। सही है सर। ओके नहीं सही है। ओके, चलो अभी मुझे डिफरेंस निकाल के दिखाओ, बताओ। 62,456। 556। ओके, अभी मैं उसको बांटना पड़ेगा, कितने साझेदार है हमारे पास, 2 साझेदार है, पार्थिव और प्रिया। उसका कोई अनुपात दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, उसको 1/1 में बांटेंगे, है ना। तो पहले क्या लिखूँ यहाँ पे, लाभ, ये क्या हुआ, लाभ क्या बोलते हैं इसको, वितरण पात्र लाभ, लाभ है ना, वितरण करने वाला लाभ है 62,456, पार्थिव और प्रिया, ये ओके। चलो पार्थिव और प्रिया को कितने प्रमाण में बांटेंगे, समान प्रमाण में बांटेंगे, तो इसका आधा आधा कर दो। आया आंसर, 31,228। ओके। ये दोनों को कहाँ पे ले जाएंगे, ये लाभ क्या हमने उसको दिया, पार्थिव और प्रिया को नहीं दिया, तो दायित्व साइड मतलब पूंजी खाते में दायित्व साइड 31,228, 31,228 और 31,228, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे टोटल करें, ठीक है। ठीक है,
ठीक है। चलो इसको भी मैं ब्लॉक बना दूँ। ये तो टोटल है ना। चलो अभी इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पूंजी खाते ले जाना है, तो क्या लिखेंगे इसको, शेष पूंजी खाते में शेष खत्म हुई, साल में साल खत्म हुआ, शेष आगे ले गए। ओके, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, पूंजी खाते में पूंजी में लिखेंगे पार्थिव और प्रिया पूंजी। ठीक है, पार्थिव का कितना है, डायरेक्ट बाहर ही लिखना है, 52,048 सॉरी, और प्रिया का 45,116। ओके, अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो टोटल समान आ जाना चाहिए। तो इसका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है, 1,47,200 आ रहा है। ठीक है।